Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue consolidated financial statement. So आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, ये है क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है. द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021. अब इसमें क्या दिया है, यहाँ बैलेंस शीट गिवन है किसकी, पी लिमिटेड की है और उसकी सब्सिडरी कौन है, एस लिमिटेड. बैलेंस शीट नेट असेट्स, पहले के असेट्स है, असेट्स में क्या है, नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स गिवन है, और क्या लैंड गिवन है यहाँ पर, और क्या अदर इंटेंजिबल असेट्स गिवन है यहाँ पर, और उसमें क्या है, फाइनेंशियल असेट्स. अब क्या लिखा है इसमें, देखो इसमें लिखा फाइनेंशियल असेट्स इन्वेस्ट इन 4000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. मतलब इसमें क्या कर रखा है, इंटर कंपनी होल्डिंग कर रखी है. मतलब इसमें क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है. किसमें कर रखी है इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसमें, अपनी सब्सिडरी में. कितने शेयर्स बाय कर रखे उनके, 5000, आई मीन 4000, सॉरी कितने, 4000. और उसके बाद क्या लिखा, करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, और क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी. और उसमें इक्विटी और इक्विटी क्या है, इक्विटी से कैपिटल दोनों की, और अदर इक्विटी है. और अदर इक्विटी में देखो क्या क्या दिया है यहाँ पर. अब अदर इक्विटी में आप इसमें क्या है, 2 थिंग्स है, क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व अलग अलग गिवन है. नॉन करेंट लायबिलिटीज है यहाँ पर, फाइनेंशियल लायबिलिटीज जिसमें बोरिंग्स हैं, और उसके बाद है करेंट लायबिलिटीज जिसमें क्या ट्रेड पेबल्स कितने, 1 लाख और 2 लाख. अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट, P Limited acquired 80% control on 1 अप्रैल 2020 in S Limited. अब जो P Limited है उसने क्या किया, 80% कंट्रोल एक्वायर कर लिया है 1 अप्रैल 2021 सॉरी यहाँ पर कितना है, 1 अप्रैल 2020 इन S Limited. अब इसने क्या किया, जो P Limited है उसने 1 अप्रैल को 80% कंट्रोल एक्वायर कर लिया है किसमें, एस लिमिटेड में. ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टूड 1 लाख while जनरल रिजर्व बैलेंस एज ऑन डेट वाज 3 लाख. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो डेट का थोड़ा क्या है, यहाँ गड़बड़ हो रखा है. इसमें ये दिया है, ये यहाँ पर 2022 आना चाहिए. क्या आना चाहिए, 2022 इसकी जगह 21 की जगह. ये कितना बैलेंस है, 1 लाख है, और कितना है, 3 लाख है. इसका मतलब क्या है, ओपनिंग क्या दिया है, ओपनिंग दिया है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व. और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ पी लिमिटेड. जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं पी लिमिटेड उसमें इंक्लूड ₹50,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड. अब जो पी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इधर ये देखिए, ये ट्रेड रिसीवेबल्स है ना पी लिमिटेड में, इसमें तो इसमें क्या है, 50,000 रुपये किसके इंक्लूड है, जो रिसीव किससे मिलने हैं, वो मिलने हैं एस लिमिटेड से. ठीक है. और उसके बाद क्या, इन्वेंटरीज ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 50,000 परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड. पी लिमिटेड सेल गुड्स एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जो इन्वेंट्रीज हैं किसकी, एस लिमिटेड की. जो इन्वेंट्रीज है एस लिमिटेड की, इन्वेंट्रीज कहाँ पर, ये इन्वेंट्रीज है यहाँ पर, ये है एस लिमिटेड की. इसमें क्या है, इसमें 50,000 की जो परचेज कर रखी, किसमें से, कहाँ से परचेज किया, वो पी से परचेज किया है. ठीक है. और उसकी जो 50,000 है 1 लाख में, वो इंक्लूड हो रखे हैं. ठीक है. और जो पी है, जो गुड्स बेचता है, वो कितना 20% ऑन प्रॉफिट पर बेचता है. ओके. इन द, और नेक्स्ट क्या है, 5th पॉइंट में, इन द मंथ ऑफ जून गुड्स वर्थ ₹50,000 गोट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹30,000 ओनली. अब जून के मंथ में क्या हुआ, जून के मंथ में 50,000 के गुड्स का क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, और उन पे इंश्योरेंस भी हो रखा था उनका. जब इंश्योरेंस उनका जो एडमिट किया तो उसका क्लेम कितने का हुआ, 30,000 का. इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बताओ, लॉस हुआ है यहाँ पर. ठीक है. तो ये लॉस भी है यहाँ पर है. अब इसके बाद क्या है,
प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनी। अब इन दोनों की क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट क्लास में जो सेकेंड क्लास में क्वेश्चन कराया था वही सारे स्टेप यहाँ पर अडोप्ट करेंगे। जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, स्टेप बाय चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, पहले हमें क्या करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। तो अब यहाँ पर देखो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड। और इसकी सब्सिडी क्या है, 31/3/2021 की दी है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये परचेज कब कर रहा है, पी लिमिटेड ने एक्वायर किए 80% कंट्रोल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल 21 और 1 अप्रैल 20, कितना है 1 अप्रैल 2022, और इसको क्या आएगा 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर इसे करो पहले इधर। अब देखो 1/4/2020 और 31/3/2021, ये है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ प्री एक्विजिशन, मैंने बताया था प्री एक्विजिशन पीरियड क्या करना होता है, फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, जो यहाँ पर पी लिमिटेड है उसने एस लिमिटेड को कब एक्वायर किया है, 80% कंट्रोल कब किया, 1 अप्रैल को ही किया है। तो इसका मतलब यहीं से इन्होंने एक्वायर कब किया है, 1 अप्रैल पर, यहाँ पर ही कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी पीरियड है पूरा रिमेनिंग पीरियड क्या बन जाएगा, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो इस एक कौन सा पीरियड है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और इसमें इतना हो गया, ठीक है। पहला स्टेप तो ये था ना, यहाँ पर कोई प्री एक्विजिशन पीरियड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल ले रहे हैं। कौन ले रहा है, पी लिमिटेड। और प्री एक्विजिशन पीरियड, ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब इसके बाद क्या करना है बताओ, दूसरा क्या स्टेप है इसमें, दूसरा स्टेप है डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल तो पता चल ही जाएगा कितना है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल अब क्या है इसमें, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसकी शेयर कैपिटल देखो कितनी है, इसकी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, देखो यहाँ पर, और 100 के ईच के हैं, ये देखो 100 ईच, और इसकी शेयर कैपिटल है कितनी, 5 लाख। तो कितना आएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5000 शेयर्स आएंगे, 5000 शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना कितने, 5000, और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड। और पी लिमिटेड ने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, देखो लिखा है ना यहाँ पर, दे रखा है ये देखो क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 4000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड के हेल्ड कर रखे हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 4000, ठीक है, 4000 आ गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो कौन से किसके पास होंगे, एनसीए के पास होंगे। तो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स
हेल्ड बाय एनसीआई। एनसीआई का कितना पोर्शन हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन कितना है 1000। ठीक है, अब डिग्री निकाल लो। तो डिग्री कैसे, डिग्री क्या हो तो ऐसे ही पता चल रहा है। कंट्रोल कितना कर रखा है 80%, तो यहाँ पर ये तो 80% ही आएगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो 20% हो गया। तो देख लो इसका 80% करके देख लो, इसका 20% करके देख लो, उतनी आ रही ना सर। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है फाइंड। अब हम बात करेंगे अदर इक्विटी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ना, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी, और इस बार अदर इक्विटी में क्या है, अदर इक्विटी में दो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है और जनरल रिजर्व भी है। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले सेम पीरियड क्या है, इसका पीरियड कितना है, एक्विजिशन डेट कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल 1/4, अकाउंटिंग पीरियड पहले राइट कर लो यहाँ पर 1/4/2020, और यहाँ पर कितना है 31/3/2021। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट भी लिखो, ओपनिंग बैलेंस वाला और क्लोजिंग बैलेंस वाला। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो आउटसाइड में दिया है पॉइंट नंबर 2 में। पी क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 है ये। ठीक है, 21 नहीं है, ये 20 होगा। ठीक है, इसे 20 करना है। कितना है, ₹1 लाख। 1 लाख है ना, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 लाख आएगा। और इस साइड देखो, इस साइड बात करते हैं तो इधर क्लोजिंग, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में दिया है कितना है, ये देखो प्रॉफिट कितना दिया है, यहाँ पर 3 लाख दिया है, 3 लाख। ये देखो, ये क्लोजिंग वाला है, क्लोजिंग का कितना है 3 लाख, तो कितना आएगा 3 लाख। 3 लाख आ गया। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा, बताओ जल्दी से। ड्यूरिंग द ईयर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ड्यूरिंग द ईयर होगा 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट दिया था लास्ट में, क्या दिया था देखो, यहाँ पर दिया था इन द मंथ ऑफ जून गुड्स वर्थ ₹50,000 गोट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम और ₹30,000। इंश्योरेंस कितने का था, इंश्योरेंस जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे वो थे 50,000 के, और क्लेम कितने का मिला है, क्लेम मिला है 30,000 का, और रिमेनिंग कितना बच गया है, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया 20,000 का। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने क्या किया होगा, अब नॉर्मल लॉस को डेबिट साइड हमने क्या डेबिट किया होगा, मतलब हमने प्रॉफिट्स में माइनस का रखा होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, उसी अब नॉर्मल लॉस को एड बैक करना है। हमें जानना है कि अगर अब नॉर्मल लॉस नहीं होता है तो प्रॉफिट कितना होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड कितना कर दोगे, अब नॉर्मल जो लॉस है, अब नॉर्मल लॉस कितना है देखो, अब नॉर्मल लॉस है 20,000। तो यहाँ पर देखो, अगर अब नॉर्मल लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट कितने का होता, 2 लाख, कितने का होता 2,20,000 का। अब इसको क्या करना है, अब अलग अलग करना है, किसमें, प्रे एक्विजिशन पीरियड में और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब यहाँ पर देखो, अब प्री एक्विजिशन पीरियड तो है नहीं इसमें, जो हमने कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर देखो प्री एक्विजिशन पीरियड कैलकुलेट किया तो यहाँ पर प्री एक्विजिशन पीरियड था नहीं था, क्योंकि 1 अप्रैल को जिस दिन क्या था, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो उसी ईयर में क्या कर लिया था, उसी ईयर में इन्होंने स्टार्ट में ही क्या कर लिया था, बाय कर लिए थे, कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया था पी लिमिटेड ने। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना। और जो सारा प्रॉफिट कौन सा है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाला है, तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट है, तो सारा कहाँ पर आएगा, इधर आएगा।
तो प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर 2 लाख आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने अब नॉर्मल लॉस क्यों हमने माइनस किया था? हमने अब नॉर्मल लॉस इसीलिए माइनस किया था क्योंकि हमने माइनस पहले तो हमने ऐड किया है ना। हमने अब नॉर्मल लॉस ऐड किस लिए किया? क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसे क्या करना, डिवाइड करना था। अगर यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता तो हमें उसी पीरियड के अकॉर्डिंग अब नॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ता, दोनों में डिवाइड करना पड़ता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो प्री एक्विजिशन पर प्रॉफिट है उसे क्या है, एज ए कैपिटल की तरह हम शो करते हैं, ट्रीट करते हैं। और जो पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है उसे क्या ट्रीट करते हैं, रिवेन्यू की तरह, एज ए रिवेन्यू। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब पहले तो ये ध्यान रखना है, तो पहले अगर कोई अब नॉर्मल लॉस है तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अगर कोई अलग अलग पीरियड होता ना तो अलग अलग कर देते। अगर 6 मंथ हो, सपोज यहाँ पर क्या होता है 6 मंथ प्री एक्विजिशन पीरियड में आता और 6 मंथ किस में आता है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। तो इसको क्या करते हैं, तो जो अब नॉर्मल लॉस था ना तो 10,000 इधर आ जाता, इस साइड 10,000 आता और 10,000 इस साइड आता है, दोनों साइड, प्री एक्विजिशन साइड भी और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के साइड भी। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या किया हमने, बताओ, पहले ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब सारा जो अब नॉर्मल लॉस है किसका है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का ही है, तो क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे। अगर मैं ऐसे करता ना, डायरेक्ट लिख के दिखा देता तो तुम्हें समझ नहीं आता। तो इसलिए क्या हमने पहले क्या किया, पहले लाइंस कर दो फिर उसके बाद दिखाओ। यहाँ पर आएगा 2,20,000 था ऊपर, तो ऊपर कितना था, 2,20,000। और नीचे 20,000 माइनस, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2 लाख। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, अब ऐसे ही सेम करना है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ऐसे करना है, पॉइंट बी है ना इसका, ए था, अब पॉइंट बी में क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है देखो, जनरल रिजर्व सेम पहले क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लो और ईयर अकाउंटिंग पीरियड लिखो पहले, 1/4/20 और 31/3/21। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व ओपनिंग वाला कितना है और क्लोजिंग वाला कितना है वो देखो। जनरल रिजर्व गिवन है ना, देखो नीचे सेकंड वाली लाइन में लिखा है, देखो जनरल रिजर्व कितना दिया, बैलेंस एट द डेट डे वाज, कितना है, डेट डे वाज 3 लाख, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 लाख है। और उसमें देखो कितना है एंड में, यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व भी है, एंड में 4 लाख। ओहो, अब यहाँ देखिए इधर 2 लाख, ये 40,000, यहाँ 40,000 नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट हुई है यहाँ पर। एक्चुअली मैं क्वेश्चन जब बना रहा था ना इसे, तो यहाँ पर एक जीरो लगाना भूल गया, तो इसे क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर दो यहाँ पर। यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 4 लाख आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा ये, 4 लाख है ये। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है, 4 लाख, तो क्लोजिंग जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, देखो यहाँ पर ओपनिंग कितना था, 3 लाख और क्लोजिंग है 4 लाख, तो हमने इसका मतलब और ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, कितना ट्रांसफर किया देखो, ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना ट्रांसफर किया। अब सेम वही करना है यहाँ पर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, और यहाँ पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन कितना है, अब इतना 1 लाख है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें क्या है, कोई प्री एक्विजिशन पीरियड है ही नहीं, तो सारा किधर जाएगा, सारा जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में ही जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अभी तक कितना हमने कर लिया,
जनरल रिजर्व, अदर इक्विटी भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें करना है, इसमें क्या निकालनी है, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा, फोर्थ में क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज देखो कितना आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, अभी नहीं, इससे पहले हम क्या करना है, इससे अब इसके बाद हमें करना है जो हमने ये अलग अलग किया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पहले टेबुलर फॉर्म में बना के दिखाना है ना, टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, इसे टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर टेबुलर फॉर्म कैसे आएगा देखो, इधर आएगा टोटल, इधर क्या आएगा, पेरेंट, पेरेंट बोले तो पी लिमिटेड, और इधर किस में जाएगा, एनसीआई में, एनसीआई को कितना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है, पहले क्या करना है देखो, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसमें कैपिटल प्रॉफिट में क्या आएगा देखो, पहले तो हमें देखो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कौन कौन सा प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कौन कौन सा प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएगा, जो ओपनिंग वाला है, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, देखो 1,00,000 था ना, वो तो क्वेश्चन में गिवन था 1,00,000 1 अप्रैल को, तो कितना आएगा यहाँ पर 1,00,000 आएगा टोटल। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या, इसमें जनरल रिजर्व भी था, तो यहाँ पर क्या है, जनरल रिजर्व एज ऑन एक्विजिशन डेट, या ओपनिंग जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग जनरल रिजर्व, ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना दिया था क्वेश्चन में, 3,00,000 गिवन था। और उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा बताओ। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग जनरल रिजर्व, और इसमें क्या है, प्री एक्विजिशन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 0 था। देखो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट क्या था, 0 था बिल्कुल ही, तो उसे तो कंसीडर करेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये यहाँ पर भी नहीं लाएगा, यहाँ पर भी नहीं लाएगा। उसी तरह क्या आएगा, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कितना था प्री एक्विजिशन वाला, यहाँ पर देखो इसमें प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व था 3,00,000, वो तो ठीक, वो तो ओपनिंग वाला था। प्री एक्विजिशन वाला जनरल रिजर्व कितना था, 0, तो वो भी नहीं आएगा। और इसको अलग अलग कर दो, यहाँ पर कितना, इसका देखो इसकी होल्डिंग कितनी थी 80%, तो एनसीआई कितनी आएगी, ऑटोमेटिक 20% होगी, तो इसका मतलब इसमें 80 और इसमें 20, और इस पे कितना आएगा 2,40,000, और इधर 60,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रिवेन्यू प्रॉफिट, ये तो था प्री एक्विजिशन का। अब हमें रिवेन्यू प्रॉफिट, जिस हमें क्या एज ए रिवेन्यू में ट्रांसफर करना, ये था ए, और उसका बी, रिवेन्यू, रिवेन्यू प्रॉफिट मीन्स पोस्ट एक्विजिशन वाला, सेम वही है। अब इसमें क्या करेंगे देखो, पोस्ट एक्विजिशन
प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखो कितना निकल गया था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये आया था कितना, 2 लाख। तो यहाँ पर कितना है, 2 लाख आएगा, 2 लाख। और इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका अलग कर देंगे। इसका कितना पोर्शन है, 80%। तो 80% कितना हो जाएगा इसका, 1,60,000 होगा। देखो 1,60,000। और उसके बाद इसका देखो, इसका कितना होगा, 40,000। और सेम पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना है, पोस्ट एक्विजिशन का निकल गया था देखो 1 लाख रुपीज। ये देखो पोस्ट एक्विजिशन वाले 1 लाख। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 लाख आएगा। उसमें इसका है 80,000। इसमें कितना आएगा, 20, 60 और 2,40,000 और इधर 3 लाख। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। ये क्या है, ये वर्किंग नोट है एक तरह से। ठीक है, वर्किंग नोट ये एक तरह से क्या, ये वर्किंग नोट अभी तो हम वर्किंग बना रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट एट द एंड आफ्टर कंप्लीट ऑल पॉइंट्स। सो अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसमें अब हम गेन और बार्गेन भी निकालेंगे और गुडविल भी निकालेंगे। वो कौन सा था स्टेप, ये 4th। तो 5th में लेते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना आएगा, देखो गेन ऑन बार्गेन परचेज और या तो गुडविल आएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, बताओ क्या है, कंसीडरेशन कितना, देखो कंसीडरेशन कितना आएगा। कंसीडरेशन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, जो पी लिमिटेड है उसने 4,000 शेयर एक्वायर किए हैं और कितने पे किए हैं, 5 लाख पे। तो ये क्या जाएगा, कंसीडरेशन है ये 5 लाख। ठीक, अब इसमें क्या ऐड करोगे, एनसीआई। और एनसीआई के नेट असेट होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है उसके रिगार्डिंग नेट असेट। तो जो असेट हुई उसे वो क्या ट्रीट करेंगे, फेयर वैल्यू। बट और क्या है यहाँ पर, और जो सेकेंड क्लास में बताया था क्या, कि जो असेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर है तो उसको कैसे नेट असेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और वे है कैसे, कि शेयर कैपिटल प्लस में क्या कर दो, अदर इक्विटी। तो क्या आ जाएगी, नेट असेट्स आ जाएगी। तो इसे भी क्या बोलते हैं, नेट असेट्स। ऐसे कर दो। तो जो शेयर कैपिटल देखो कितनी है, इसमें देखो शेयर कैपिटल किसकी हम लेंगे, एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 5 लाख। और उसके बाद शेयर कैपिटल 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख तो सेम रहेगी, चाहे ये ओपनिंग हो और चाहे क्लोजिंग हो। तो उसकी जो शेयर कैपिटल है वो तो रिमेनिंग रहेगी सेम, है ना। और उसके बाद हम क्या निकाले, एनसीआई। एनसीआई हम निकाले एज ऑन एक्विजिशन डेट। एनसीआई एज ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट को एनसीआई कितनी होगी, पहले तो हम वो निकाल रहे हैं अभी। तो एनसीआई जब एक्विजिशन की डेट की निकालने तो हमें क्या चाहिए, अदर इक्विटी भी तो एक्विजिशन डेट की चाहिए। और इक्विटी और अदर इक्विटी कहाँ पे दी है, पॉइंट नंबर 2 में दिए नीचे। कितनी, अदर इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख और रिजर्व कितना है 3 लाख। तो टोटल कितना आएगा ये अदर इक्विटी में, 4 लाख। ठीक है, तो ये आ गया 4 लाख, 4 लाख। अब जो आएगा उसका कर दो 20%। ये कितना है, 9 लाख। 9 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा, 1,80,000। तो आएगा टोटल कंसिडरेशन आएगा 6,80,000 का। और नेट असेट्स तो पता चलेगी कैसे आएगी, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। तो शेयर कैपिटल तो यही, शेयर कैपिटल 5 लाख और अदर इक्विटी 9 लाख। तो इसे भी लेस कर दो। लेस क्या करोगे अब, नेट असेट्स कितनी है, 9 लाख। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, 6,80,000 से 6,80,000 में से माइनस करोगे 9 लाख तो कितना आएगा, यहाँ पर 20, 5,
ये तो पूरा 8 आएगा, 8, 6,80,000 है, 6,80,000 और ये कितना 9 लाख है, तो ये तो आएगा 20, ठीक है 20, 9 लाख में से 6,80,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,20,000 आएगा, 2,20,000। दो लाख बीस क्या आया, ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसे, गेन ऑन बार्गेन परचेज, कितना आएगा, 2,20,000। ठीक, अब इसके बाद एनसीआई निकालो, एनसीआई एट द एंड ऑफ द ईयर, एनसीआई देखो एक्विजिशन डेट की तो पता चली गई कितनी है 80,000 है, 1,80,000। अब हमें निकालनी है एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2021, हमें क्लोजिंग एनसीआई बतानी है। तो ओपनिंग एनसीआई कितनी है, एनसीआई एज ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट कितनी है, 1,80,000 है, ठीक है। अब इसमें देखो, जब हमने यहाँ पर क्या किया था, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट में देखो इसका शेयर कितना है एनसीआई का देखो कितना है, ये 40,000 प्लस 20,000 कितने 60,000, तो इसे भी ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इसका कितना है, इसे ऐड कर दो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एनसीआई, एनसीआई का कितना टोटल रिजर्व कर मिला के, और उसका तो आ रहा है 60,000 था ना, तो टोटल एनसीआई कितनी होगी, 2,40,000, टोटल एनसीआई इतना होगा क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है क्वेश्चन में, पहले एक दो पेजेस इंसर्ट कर लूं, अब इसमें देखो एक और कौन सा है, यहाँ पर है ये फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या लिखा है, इन्वेंटरीज ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है 50,000 परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड सेल्स गुड एट 25% ऑन प्रॉफिट। जो इन्वेंट्री है, अब इसको वहीं पर समझाता हूं, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है, क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब देखो क्या है इसमें बोला है, ये है पी लिमिटेड, ये है एस लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या किया है, पी लिमिटेड में सेल किया है, तो ये क्या सेलर हो गया है ना, ये सेलर है, इसने सेल किया है, कितना भी गुड्स सेल किया होगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, जितना क्वेश्चन में कितना दिया है कि जो इन्वेंट्री है किसकी, एस लिमिटेड, उसमें कितने 50,000 रुपए क्या है, 50,000 रुपए की इन्वेंट्री किससे परचेज की थी, पी लिमिटेड परचेज की थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है, तो ये ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अब ये दोनों मर्ज हो रही हैं, है ना, और इसमें कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो रखा है, लेकिन वो अभी तक सेल किया ही नहीं है, जब गुड्स सेल किया ही नहीं है उसमें प्रॉफिट पहले से ऐड हो रखा है, और ये इसके साथ मर्ज है ना, तो इसका मतलब इसमें जो प्रॉफिट ऐड कर रखा है पी लिमिटेड ने, वो प्रॉफिट तो अभी रिकवर हो ही नहीं है ना। अनरियलाइज प्रॉफिट कब निकालेंगे, पहले तो ये ध्यान रखना है, क्या, जब कोई क्या है, या तो सब्सिडियरी कंपनी या पेरेंट कंपनी एक दूसरे को स्टॉक क्या कर रखा हो, कोई सेल परचेज कर रखी है दोनों ने आपस में, ठीक है, और उसमें से लाइक जैसे अभी पी ने क्या कर रखा है, पी ने सेल किया है और एस के स्टॉक में है, लेकिन एस के स्टॉक में है, अगर स्टॉक एस को क्या करता है, एस सेल कर देता 50,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, तो उस केस में हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया है उसमें क्या है, वहां पर प्रॉफिट अभी
रिकवर हुई नहीं है, वो उसके स्टॉक में पड़ा है। लेकिन अब ये मर्ज होंगे, है ना, जब ये मर्ज होंगे, इन्होंने क्या कर रखा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट बना रखा है उसमें तो इन्होंने ऐड कर रखा होगा, है ना, तो ऐड कर रखा होगा और इसमें क्या है, स्टॉक में भी ऐड होगा। तो अब क्या होगा, तो इन्होंने, और वो क्या है, इन्होंने पी लिमिटेड ने क्या किया, स्टॉक में ऐड, प्रॉफिट में ऐड कर रखा है और इसने अपन स्टॉक में दिखा रखा है ये 50,000 से। अब ये दोनों अब मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से। अब उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे क्या करेंगे, जब कंसोलिडेट बनाओगे ना तो उससे क्या करेंगे, लेस करेंगे यहाँ से। और ये क्या है, जो स्टॉक है, स्टॉक में से भी वो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो अब इसे अनरियलाइज प्रॉफिट और इसके बारे में क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम पहले। अब इसमें ये भी तो लिखा है, देखो लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, पी लिमिटेड सेल गुड्स एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जो गुड्स सेल करता है वो किस पर है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो क्या आएगा, सेल। ठीक है, सपोज यहाँ पर सेल कितने की है, 10 की है, 100 की ले लेते हैं, 100 की सेल है, नहीं कॉस्ट 100 की है, 25, 25%, 25 प्रॉफिट, तो कितनी हो जाएगी सेल, 125। ठीक है, जब भी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हो तो क्या करना है उसमें, तो उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना तुम्हें, 50,000, ठीक है, और कितना प्रॉफिट ऐड है, कितना प्रॉफिट ऐड है, 25%, 25% और टोटल सेल, तो टोटल सेल कितना हो रहा है, 125। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, जब भी प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा हो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा हो, प्रॉफिट ऑन सेल होता तो वो डायरेक्ट क्या कर देते, इसका 25% निकाल लेते। ठीक है, जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हो तो क्या करना है, जो प्रॉफिट ऐड कर रखा है वो, और उसमें प्लस वो परसेंटेज प्लस में 100% प्लस कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 125। तो अब देखो कितना आएगा, इसका कैलकुलेट करो, अनरियलाइज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना, 50,000 इंटू में 25 डिवाइड बाई 125, ये आएगा 10,000। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 10,000 का है। ठीक है, ये है अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ जल्दी से, अब कुछ रहा ही नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा देखो, लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, क्या होगी, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी बताओ जल्दी से। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, पहले क्या आता है, असेट्स। तो असेट्स पहले यहाँ पर लिखो, असेट, और असेट्स में पहले क्या आएगा, असेट्स में पहले आएगा नॉन करेंट असेट। और नॉन करेंट असेट में कितनी कितनी असेट्स की मैंने यहाँ पर देखो, कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर देखो नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है और लैंड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लो, 2,00,000 और 4,50,000 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 2,00,000 है, प्लस में 4,50,000, कितना आएगा, 6,50,000। और उसके बाद क्या है, लैंड,
अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है, बार बार उधर जाओ ऊपर। तो यहाँ पर क्या करें, इसमें आएगा 3 लाख और 3 लाख और 6,50,000, 3 प्लस में 6,50,000 कितना आएगा, 9,50,000। आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप नोट्स बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स, और यहाँ पर देखो फाइनेंशियल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देखो, फाइनेंशियल असेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और भी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने किसमें, एस लिमिटेड में। जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जो भी इंटर होल्डिंग है, जो एक दूसरे की कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो वाले इन्वेस्टमेंट शो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, करेंट असेट्स। अब उसके बाद है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में क्या है, इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री में क्या है, और हमने अभी अनरियलाइज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था। और अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है, इसमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड कर रखा होगा, है ना। लेकिन प्रॉफिट को ऐड नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो क्या कर देंगे, उसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यह कितना आएगा, 2 लाख और 3 लाख करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। करेंट असेट्स, करेंट असेट्स की इसके लिए हम बना देते हैं नोट। पहला नोट बनेगा यहाँ पर किसका, करेंट असेट्स का। करेंट असेट्स में क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी है, दोबारा देखना पड़ेगा। यह है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख है, और इसे प्लस कर दो 1 लाख इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी है, 1 लाख की है। और इसमें जो एस लिमिटेड की इन्वेंट्री है, उसमें क्या है, प्रॉफिट कौन सा है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड कर रखा है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का है वो है 10,000 का, तो उसे कर दो लेस। तो अब कितना जाएगा, इन्वेंट्री देखो कितनी आएगी, 2,90,000। करेंट असेट्स में क्या है, करेंट असेट्स उसमें इन्वेंट्री 2,90,000, ठीक है। इनमें और क्या, करेंट असेट्स में इन्वेंट्री के बाद क्या है, इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा एक नोट। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स पहले दोनों को लिख लो। ट्रेड रिसीवेबल कितने, 3 लाख और 2,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ पी लिमिटेड 3 लाख हैं, और 2 लाख किसके हैं, टी आर ओ एस लिमिटेड, 2 लाख। अब उसके बारे में कुछ दिया है, ट्रेड रिसीवेबल क्या दिया देखो नीचे पॉइंट में, यहाँ पे लिखा है ना, थर्ड पॉइंट में देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ पी लिमिटेड। जो पी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसमें इंक्लूड कितना है, उसमें इंक्लूड है 50,000 ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पी लिमिटेड को रिसीव करने थे 50,000 रुपए, किससे, फ्रॉम एस लिमिटेड थे, एस लिमिटेड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एस लिमिटेड से रिसीव करना चाहिए था, और इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो अब यहाँ कर देंगे हम। अब कंसोलिडेट दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब एक तरफ से लेस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से माइनस भी करेंगे, क्योंकि इसके लिए टी लिमिटेड के रिसीवेबल था, तो और एस लिमिटेड के लिए क्या होगा, पेबल होगा, है ना। पेबल में उसने इंक्लूड कर रखे होंगे, तो वहां से भी माइनस होगा, दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या करेंगे, पहले यहाँ से टी आर कौन से हैं, जो हमें रिसीवेबल किसे, पी लिमिटेड को रिसीव करने थे फ्रॉम एस लिमिटेड थे 50,000 के। अब इसका कितना आएगा, ये
ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 5 लाख में से 50 करोगे तो 4,50,000 ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4,50,000। अब उसके बाद और क्या है, और गिवन है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 2 लाख और 5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश लिख देता हूँ सिर्फ, 2 लाख और 5 लाख, 2 लाख प्लस में 5 लाख, ये कितना आएगा, 7 लाख। इसका टोटल करो कितना आएगा, इधर टोटल करो, देखो 6,50,000 प्लस में 9,50,000 प्लस में 2,90,000, 4,50,000 प्लस में 7 लाख, ये आ गया 30,40,000। 30,40,000, ठीक है, 30,40,000 आ गया। अब दूसरा हमें क्या है, दूसरा है अदर इक्विटी। यहाँ पर क्या आएगा, अदर इक्विटीज, अदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी, और इक्विटी लाइबिलिटी में पहले क्या था, इक्विटी, और इक्विटी तो वही रहेंगे किसके वाले, कंसोलिडेटेड में जो कंट्रोल किसके हाथ में जा रहा है, पी लिमिटेड। तो कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज की ईच है, कितने, 10 लाख, तो वो तो सेम उतने रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 100 रुपीज ईच है, 100 ईच, कितना है, 10 लाख। मेन चीज किसमें है, अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी में देखो क्या क्या आएगा, चलिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर थर्ड वर्किंग नोट होगा किसका, अदर इक्विटी का। अदर इक्विटी में आएगा, देखो अब इसमें कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, क्वेश्चन में कितना गिवन था, डेट ऑफ एक्विजिशन वाला था 1 लाख था आई थिंक सो, देखो कितना है, आई थिंक है 1 लाख। और डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना, 3 लाख है। डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हमें किसका लेना है, कंसोलिडेटेड। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड में हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस किसका लेंगे, प्रॉफिट लेंगे हम सिर्फ किसका, बताओ जल्दी से, हम सिर्फ लेंगे पी लिमिटेड का। तो पी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, देखो यहाँ पर प्रॉफिट है 1 लाख और जनरल रिजर्व है 2 लाख, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये है 1 लाख, क्योंकि हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं, उसके वाले प्रॉफिट एंड लॉस थे और उससे। और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये है 2 लाख कंसोलिडेटेड। देखो ये 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमने एक वर्किंग नोट बनाया था जिसमें हमने सब कुछ निकाला था ना,
कैपिटल प्रॉफिट और रेलिवेंट रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा लेंगे हम? सिर्फ पी लिमिटेड का, पी लिमिटेड वाला रेवेन्यू प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। पी लिमिटेड का देखो पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 है, और पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व कितना है, 80,000 है। तो ये भी करो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था, 1,60,000। सिर्फ हम किसका लेंगे, पी लिमिटेड का लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, देन आफ्टर आएगा यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना था पोस्ट एक्विजिशन वाला, 80,000। और उसके बाद और भी कुछ चीज थी ना, हमने जब गुडविल और बार्गेन गेन और बार्गेन परचेज निकाला था, यहाँ पर देखिए ये ना, यहाँ पर देखो गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना है। ये भी क्या करेंगे, इसे भी ये भी अदर इक्विटी में ऐड करेंगे। गेन ऑन बार्गेन परचेज ये भी आएगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना था, 2,20,000। और एक और चीज थी, क्या थी बताओ, जो पी लिमिटेड ने सेल किए थे गुड्स, किसको, एस लिमिटेड को, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट था ना, उसे क्या करेंगे, और उसमें जो अदर प्रॉफिट था अनरियलाइज प्रॉफिट, तो पी लिमिटेड ने ऑलरेडी क्या कर रखा होगा, उसको कंसीडर कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि वो तो अभी रियलाइज हुआ ही नहीं है। तो क्या आएगा, अनरियलाइज रियलाइज्ड प्रॉफिट। और कितना निकल के आया था, 10,000। अब देखो कितना आएगा अदर इक्विटी में, 1,00,000 प्लस 2,00,000 और कितना, 1,60,000 प्लस में 80,000 प्लस में 2,20,000 माइनस में 10, ये आएगा 7,50,000। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज प्रॉफिट है 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, अदर इक्विटी में कितना आएगा, देखो अदर इक्विटी में आएगा 7,50,000। और एनसीआई भी है, एनसीआई कितना था उसे भी करो, यहाँ पर लिखो एनसीआई। एनसीआई कितना है देखो, एनसीआई हमने कैलकुलेट किया था ना, 2,40,000, 31/3/2021 का 2,40,000। और भी कुछ है, और क्या देखो, एनसीआई भी हो गया। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या है, 3,00,000 और 5,00,000। नॉन करेंट लाइबिलिटी, और उसमें क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कितनी की है, 3,00,000 की और 5,00,000 की। 3,00,000 प्लस 5,00,000, 5,00,000, तो कितना आएगा ये, 8,00,000, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा करेंट असेट्स, फिफ्थ करेंट असेट्स। और करेंट असेट्स में सिर्फ क्या है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। और इसका भी हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, इधर बनाते हैं देखो, फोर्थ ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में क्या है देखो, ट्रेड पेबल दोनों के देखो कितने हैं, ट्रेड पेबल है 1,00,000 और 2,00,000। कंसोलिडेटेड ट्रेड पेबल कितने हैं, 1,00,000 है, प्लस में 2,00,000, प्लस टोटल कितना हो गया, 3,00,000। बट इसमें क्या है, और एक चीज है क्या, एक
ट्रेड पेबल जो किसके हैं, एस लिमिटेड के 2 लाख हैं, उसमें 50,000 रुपये और एड है किसके वाले, जो पी लिमिटेड को रिसीव होने थे। लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, उस वहाँ तो माइनस कर दिए असेट्स में से, जब वहाँ पर हमने ट्रेड रिसीवल किया तो वहाँ माइनस किए, लेकिन यहाँ पर अभी माइनस किए नहीं, तो उन्हें क्या कर देंगे, अब हम माइनस करेंगे 50,000 को। ठीक है, उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, तो लेस कर दो। कितना आएगा, 2,50,000 आएगा। ठीक है, 2,50,000, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेड पेबल में आएगा 2,50,000। अब तो कुछ है नहीं, तो एक बार टोटल कर लो, अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। लाख प्लस में 2,50,000, 10 लाख है। ओके 10 लाख है यार, मैं 1 लाख कर दिया, 10 लाख, 10 प्लस में 7,50,000, प्लस में 2,40,000, प्लस में 8 लाख, प्लस में 2,50,000। यस भाई, मैच कर गया। ऐसी खुशी होती है ना जब हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो एग्जाम में और सडनली हमारा बैलेंस दोनों साइड का मैच कर जाए, हिंदी इतनी खुशी। ये लो, यही था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो लंबा क्वेश्चन था ये, बड़ा तगड़ा। ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना 2-3 बार। क्वेश्चन जब आएंगे ना 15 नंबर 16 नंबर का आएगा, ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा पूरा। ठीक है, और मैंने जब मेरा 10 था ना, जब मैंने CFR का अटेंड किया था, उसमें भी आया था, और मैंने उसमें बैलेंस शीट मैच कर दी थी और मेरी एग्जाम्शन आई थी। और ये है इसका पहला स्टेप, स्टेप बाय चलना है, स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर रहेगा आपके लिए। सो स्टेप्स तभी याद रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बैलेंस शीट, ठीक है, और साइड में भी नोट्स हैं और नेक्स्ट पेज पर भी नोट्स हैं। और आज के लिए इतने ही, हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन तो बहुत सारे अभी कवर करेंगे इसके। हर कंसेप्ट किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हर प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे यहाँ पर सारे। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू consolidated financial statement. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.